दोस्तों, अगर आपके पास यस बैंक के शेयर हैं या आपका वहां पे बैंक अकाउंट है तो शायद आप आज बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, मुझे इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं वीडियो आज ही लेके आया हूं ताकि मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकूं कि यस बैंक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं या आपका वहां पे बैंक अकाउंट है तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको क्यों पैनिक नहीं होना चाहिए और कैसे आप प्लानिंग करके ये बुरी सिचुएशन से निकल सकते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रोथ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, लेकिन उससे पहले कल का दिन 5 मार्च का दिन जब डाउ जोन्स यूएस का स्टॉक मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट नीचे जाता है तो 6 मार्च को सुबह सुबह इंडियन मार्केट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी एक दिन में 3% के आसपास नीचे खुलता है। निफ्टी 11,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क था उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। उस टाइम के बीच में एक और नेगेटिव न्यूज आती है कि आरबीआई यस बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है और बोलती है कि यस बैंक को अब वो कंट्रोल करेगी, जिसके चलते वो बोलती है कि अगर आपका पैसा यस बैंक में पड़ा हुआ है तो आप एक महीने में अभी एक अकाउंट में सिर्फ 50,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से लोग थे जिन्होंने यस बैंक के शेयर को खरीद के रखा था। यस बैंक बिकॉज एक टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी माना जाता था, तो लोगों को हर लेवल पे उम्मीद थी कि ये बैंक वापस आएगा, जिसके चलते लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते गए। और आज का सिचुएशन ये है कि अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर्स रेस लगा रहे हैं कि कैसे वो अपने सबसे पहले शेयर को बेच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ यस बैंक के बारे में कि ये ग्रोथ स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे एक टाइम पे एक ऐसा बैंक जिसको एचडीएफसी के साथ कंपेयर किया जाता था और बोला जाता था कि ये बैंक आने वाले टाइम में दूसरा एचडीएफसी बैंक बनेगा, आज वो बंद होने की कगार पे पहुंच गया। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड की, फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने कहा यस बैंक में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आप अगर वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हैं और आप आज बहुत सारे सेल ऑर्डर डाल रहे हैं मार्केट में जाके और आपका शेयर फिर भी सेल नहीं हो रहा, तो कैसे आप इस शेयर से बाहर निकल सकते हैं अगर आपने सोच लिया है तो। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है, आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको कैसे यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक एक टाइम पे इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक होता था इन्वेस्टमेंट के लिए, और ऐसा ही हुआ। ये यस बैंक बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने लगा। राणा कपूर ने बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी दिखाई यस बैंक की, जिसके चलते बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने ही नहीं बल्कि बहुत से म्यूचुअल फंड ने भी इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ये बैंक बहुत अच्छा रिटर्न देता था, जिसके चलते ये बैंक एक टाइम पे 400 के लेवल तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई कि ये बैंक अपने आप को एक्सेसिव ग्रोथ दिखाने के लिए बहुत सारा जो अपना पैसा होता था वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता था। बिकॉज अगर आप अपना पैसा लेंड करते हो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, जिसके चलते यस बैंक ने भी अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट्स में करना स्टार्ट किया, ऐसे कॉर्पोरेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया जो थोड़े से रिस्की थे लेकिन इनको रिटर्न ज़्यादा देते थे। अगर इनको रिटर्न ज़्यादा मिलती थी, ये प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते थे। अगर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा दिखता था तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जब भी कोई बैंक अपना पैसा किसी को लेंड करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एनपीएस को रिपोर्ट करना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर आपने अपना पैसा कहीं पे दिया है और वो उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो आपको उसको एज अ लॉस बुक करके एनपीए में दिखाना होता है। और ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे यस बैंक ने अपने एनपीएस को अंडर रिपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी खबर आरबीआई तक पहुंच गई और उन्होंने बोला कि जब आरबीआई ने यहाँ पे डिटेल में जाना शुरू किया तो उनको पता चला कि यस बैंक ने बहुत ज़्यादा एनपीएस का अंडर रिपोर्टिंग किया हुआ था, जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया और यस बैंक बहुत ज़्यादा नीचे आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, इसके बाद एक और न्यूज़ आई जिसके बाद यस बैंक बहुत ज़्यादा नीचे जाना स्टार्ट हो गया, और वो न्यूज़ थी कि राणा कपूर को अपनी एमडी की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और इसकी जगह एक और नया एमडी आएगा, जिसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होना स्टार्ट हुआ और ये बैंक का जो शेयर था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद जो नए एमडी आए वो थे रवनीत गिल। उन्होंने आके फिर से बोला कि मैं यस बैंक को टर्न अराउंड करूंगा और ये बैंक वापस अपने गोल्डन डेज में वापस आएगा, जिसके चलते यस बैंक का शेयर जो एक टाइम पे 140 को टच हुआ वो वापस 200 के लेवल पे आ गया। लेकिन वहाँ से फिर जब क्वार्टरली रिजल्ट आई यस बैंक ने फिर से लॉस रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि उनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद ये शेयर और नीचे आना स्टार्ट हुआ और एक टाइम पे ये आते आते 50 या 60 के लेवल पे पहुंच गया। इसके बाद रवनीत गिल ने बहुत ट्राई किया कि यस बैंक जो एक बैंक होता है और बैंक को बार बार पैसा उठाना पड़ता है अपनी लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके बाद रवनीत गिल ने बोला कि यस बैंक पैसा उठाएगा और उन्होंने एक छोटा सा क्यूआईपी भी किया, लेकिन वो क्यूआईपी बहुत छोटा था, लेकिन उससे इन्वेस्टर्स के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी कि अगर यस बैंक को अभी भी पैसा मिल रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यस बैंक और ज़्यादा पैसा रेज करेगा और जब एक बार यस बैंक अच्छा पैसा रेज कर लेगा तो वापस से अपने गोल्डन डेज में वापस चला जाएगा। लेकिन वो उम्मीद एक उम्मीद ही रह गई, लेकिन यस बैंक कभी भी अपना पैसा वापस से रेज नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि अभी तक यस बैंक नीचे कैसे आया, लेकिन अब मैं आता हूं आज की बात में जिसको लेके आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि अगर आपका पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए।
बहुत सारे ऐसे केस होंगे कि आपने नेट बैंकिंग पे जाके ट्राई किया होगा पैसा निकलवाने का, लेकिन आप नहीं निकलवा पाए होंगे। वैसे अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक अपर कैप लगा दी गई है कि आप एक बैंक अकाउंट से एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्सट्रीम केस आता है, अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है या हायर एजुकेशन की बात आती है, तो यहाँ पे ये कैप 50,000 से बढ़ के 5 लाख तक चली जाती है। इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन हम मान लेते हैं कि आप 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते इन करंट सिनेरियो। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो इस केस को मैं कंपेयर करता हूँ एक और बैंक के साथ जो थोड़े दिन पहले सेम केस हुआ था, और वो केस हुआ था पीएमसी बैंक के साथ। पीएमसी बैंक में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पे लिक्विडिटी का जो कंसर्न था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते आरबीआई ने पीएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करके वहां पे मॉनिटरियम लगा दिया था और बोला था कि वहां पे लोग 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही सेम अभी यस बैंक के केस में हुआ है। तो अगर आपने अपना पैसा यस बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है तो आप वहां पे अभी करंट सिनेरियो में सिर्फ 50,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने में। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप कहीं पे एफडी करवाते हैं तो उसके ऊपर आरबीआई की इंश्योरेंस देता है, जो आज से कुछ टाइम तक आरबीआई सिर्फ आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस देता था। मतलब कि अगर बैंक लिक्विडेट होता है, बैंक आपका पैसा वापस नहीं पे कर पाता, अगर आपने वहां पे मान लो एफडी 50 लाख की करवाई थी तो आपका जो इंश्योरेंस था सिर्फ 1 लाख रुपए तक का था। लेकिन रिसेंट के बजट के बाद उस अमाउंट को बढ़ा के अभी 5 लाख कर दिया गया है। तो आरबीआई यहाँ पे बार बार आपको यही बोल रहा है कि आपको पैनिक करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो अभी जो विड्रॉल लिमिट लगाया गया है सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि लोग यहाँ पे पैनिक ना करें, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो मेरे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो एकदम से बैंक में जाकर अपना पैसा विड्रॉल करने को बोल देते हैं, जिसके चलते बैंक के से पूरा पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर बैंक वापस स्टेबल भी होने के चांसेस होंगे तो वो चांसेस पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो पीएमसी के केस में भी गवर्नमेंट ने इनिशियली एक वहां पे लिमिट लगाया था, बट जैसे जैसे बैंक का सिचुएशन बेटर हुआ था तो उस लिमिट को बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे यस बैंक के केस में भी आरबीआई ने बोला है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक करने का जरूरत नहीं है, आपके सारे पैसे यस बैंक में सेफ हैं, बट अभी करंटली आप सिर्फ 50,000 रुपए तक का निकलवा सकते हो। तो मैं आपको सेकंड एश्योरेंस ये भी देता हूं कि जो थोड़ा टाइम पहले बजट में बात की गई थी 5 लाख तक की इंश्योरेंस की, तो वो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक के डिपॉजिट पे आपको इंश्योरेंस मिलता है किसी भी बैंक के एफडी में। तो अगर आपका पैसा वहां पे है तो आपका इंश्योरेंस तो सेफ ही है, बट आपको बाकी भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े दिनों में यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन सही हो जाएगी तो आप अपना पैसा पूरे तरीके से यहाँ से निकलवा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, जिसको लेके शायद आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आप इसमें इन्वेस्टर्स थे और इसमें कैसे कैसे तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं जो यस बैंक के डाउनफॉल से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होंगे। तो दोस्तों, जब भी इन्वेस्टर्स की बात होती है हम हमेशा भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिन्होंने इन पर्टिकुलर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो पहला केस होगा मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने कभी ना कभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, और दूसरे होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स, कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के पास यस बैंक का एक्सपोजर था। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड्स के पास एक्सपोजर था तो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। अगर उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ेगा तो मेरे और आपके जैसे लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शेयर होल्डर्स की, कि अगर आपने यस बैंक का शेयर खरीदा था तो आज का क्या सिचुएशन होगा। तो दोस्तों, अगर आपने यस बैंक का शेयर खरीदा था तो कल वही शेयर एक दिन में 30% से ज्यादा ऊपर गया था। लेकिन आज मॉर्निंग में 9:15 के बाद जिन लोगों के पास यस बैंक के शेयर्स थे वो इसको बेचने के लिए दौड़े, लेकिन बेचने के दौड़े तो वो इसको सेल नहीं कर पाए। जब भी वो ऑर्डर डालते हैं तो ऑर्डर वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हो रहा है और आप इस शेयर को क्यों नहीं बेच पा रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि 2 तरीके के शेयर होते हैं। पहले एफएनओ जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, और दूसरे नॉन एफएनओ जिनके फ्यूचर और ऑप्शंस नहीं होते। जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होते उस केस में वहां पे एक अपर और लोअर सर्किट क्लियरली डिफाइंड होती है, मतलब कि एक शेयर अपने अपर और लोअर सर्किट से नीचे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो शेयर्स एफएनओ में होते हैं, जैसे कि यस बैंक एफएनओ में होता था, इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर के भी और ऑप्शंस के भी। तो इसका एक क्लियरली डिफाइंड अपर और लोअर सर्किट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें ट्रेडिंग क्यों रुक जाती है। तो दोस्तों, जो शेयर एफएनओ में नहीं होते उनका एक प्री डिफाइंड लोअर सर्किट होता है 10% का, जिसको एक्सचेंज डिफाइन करती है। तो दोस्तों, अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो यस बैंक एक एफएनओ स्टॉक था, तो इसका एक क्लियरली डिफाइंड अपर या लोअर सर्किट नहीं है जहां पे जाके इसकी ट्रेडिंग पूरे दिन के लिए रुक जाएगी। लेकिन जो एफएनओ स्टॉक होते हैं, अगर वो 10% एक बार में डाउन चले जाते हैं तो उनकी एक बार ट्रेडिंग वहां पे जाके रुक जाती है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से उसकी ट्रेडिंग रिज्यूम होती है और फिर से वो 5 या 10% नीचे जाके फिर से उनकी ट्रेडिंग रुक जाती है। सेम उस केस में आज यस बैंक में हो रहा है कि एक बार जब ये सुबह खुलते ही 10% नीचे चला गया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग रुक जाती है। अगर आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हो सेल करने के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेडिंग थोड़े टाइम के लिए खोली गई, फिर उसका शेयर एकदम से 5% नीचे गया, फिर वहां पे ट्रेडिंग रुक गई।
ऐसे चलते चलते इस टाइम पे यस बैंक का शेयर 55% डाउन चला गया है। तो यहाँ पे आप बेच नहीं पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई भी इसका बायर नहीं है। और जब भी एक्सचेंज में कोई बायर नहीं होता तो सेलर का शेयर वहाँ पे सेल नहीं होता। तो यहाँ पे अभी आपको वेट करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, थोड़ी सी वेट करके फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी छोटी मोटी न्यूज़ जो अभी मार्केट में आ रही हैं कि एसबीआई या एलआईसी को खरीदने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन अभी पूरे तरीके से मटेरियलाइज नहीं हुई है, वो भी क्लैरिटी नहीं मिली है। तो ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ के बेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस पर्टिकुलर शेयर में अभी मत लें। शेयर होल्डर्स के बाद मैं बात करता हूं कि ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स को भी यस बैंक बहुत तरीके से इंपैक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी यस बैंक आ रहा है, मतलब कि उस इंडेक्स में यस बैंक का अभी भी पोर्शन है। तो अगर यस बैंक एक दिन में 50% से ज्यादा नीचे जाता है तो उस इंडेक्स पे भी असर पड़ता है। अगर उस इंडेक्स पे असर पड़ता है तो जो लोग उस इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसके बाद मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि म्यूचुअल फंड को यस बैंक कैसे इंपैक्ट करता है। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर उसका एक्सपोजर यस बैंक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं, मेनली डेट म्यूचुअल फंड की, तो उनका एक्सपोजर यस बैंक में 2800 करोड़ से भी ज्यादा का था। मतलब कि उन्होंने यस बैंक को लोन दिया हुआ था 2800 करोड़ से ज्यादा का। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर डेट म्यूचुअल फंड में है तो आपके एनएवी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। अगर उन्होंने हिट अभी ले लिया है तो अभी से वो लॉस दिखाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अगर उन्होंने अभी से हिट नहीं लिया अपने एनएवी में तो थोड़े टाइम में, आने वाले दिनों में वहां पे हिट हो सकता है। अगर हम बात करें वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसका सबसे बड़ा एक्सपोजर है यस बैंक में, तो एक म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड कैटेगरी का जो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से निकल के आता है। अगर मैं उसके एक्सपोजर की बात करूं तो उसका एक्सपोजर उनके टोटल एयूएम के 8% के इक्वल है, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर माना जाता है। तो अगर ये आपका यस बैंक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मान लो म्यूचुअल फंड के थ्रू, डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू, इसके अलावा अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। तो जो अभी आपका नोशनल लॉस होना था वो अभी तक हो चुका है। अभी आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा सजेशन दूं, जिन लोगों का पैसा इस बैंक में पड़ा हुआ है तो उनको थोड़े दिन वेट करनी चाहिए। अभी जो विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 की है, आने वाले टाइम में वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे ये बैंक स्टेबलाइज होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको इस शेयर में अभी बिल्कुल भी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमने वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया था, उन लोगों के लिए बनाया था जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा पैनिक में होंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। तो उनको थोड़ा टाइम वेट करनी चाहिए जब तक कि पिक्चर क्लियर नहीं होती। किसी भी रूमर के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन या बहुत ज्यादा भागना नहीं चाहिए, थोड़ा देर वेट कर लेनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टर होते तो आप यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते, और आप हमें सजेशन दे सकते हो कि आने वाले टाइम हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो #AskGrow लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं और हम ट्राई करते हैं कि इन्वेस्टर तक सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।